बहुत बहुत पुराने समय की बात सोचो। इतना पुराना समय कि कोई साल नहीं था, कोई दिन नहीं था और समय नापने के लिए कोई घड़ी नहीं थी। अंतरिक्ष के बड़े काले खालीपन में धूल और गैस का एक बहुत बड़ा बादल था। यह कोई आम बादल नहीं था, यह एक कॉस्मिक नर्सरी थी, एक ऐसी जगह जहां सितारे और ग्रह पैदा होते हैं। यह बादल घूमने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर तेजी से और तेजी से। यह एक नाचने वाले की तरह था जो घूम रहा हो, सब कुछ अपने सेंटर की ओर खींच रहा हो। इस मटेरियल का ज्यादातर हिस्सा बीच में इकट्ठा होकर एक शानदार चमकता हुआ तारा बन गया। हम इस तारे को सूरज कहते हैं। यह इतना चमकदार और ताकतवर था, अपने नए साम्राज्य का एक सच्चा राजा। लेकिन सारी धूल और गैस सूरज बनाने में नहीं लगी। छोटे छोटे टुकड़े उसके चारों ओर घूमते रहे। इसे ऐसे समझो जैसे कोई कुम्हार चाक पर काम कर रहा हो। जैसे जैसे चाक घूमता है, कुछ मिट्टी किनारे पर उड़ जाती है। चट्टान और धूल के ये बचे हुए टुकड़े एक दूसरे से टकराने लगे। जब वे टकराते थे तो वे चिपक जाते थे। एक छोटा टुकड़ा दूसरे छोटे टुकड़े को अपनी ओर खींचता था और जल्द ही वे थोड़े बड़े टुकड़े बन जाते थे। यह प्रोसेस लाखों सालों तक चलता रहा। यह क्रिएशन का एक धीमा और धैर्यवान डांस था जो अंतरिक्ष के शांत थिएटर में हो रहा था। ये गुच्छे कंकड़ के साइज से लेकर बड़े पहाड़ों के साइज तक बढ़ते गए। इन्हीं बढ़ते हुए गुच्छों में से एक थी हमारी अपनी पृथ्वी। शुरुआत में यह सिर्फ एक और चट्टान और धूल का गोला था जो नए सूरज के चारों ओर अपनी यात्रा करते हुए और मटेरियल इकट्ठा कर रहा था। यह एक स्नोबॉल की तरह था जो पहाड़ी से नीचे लुढ़क रहा हो, हर मोड़ पर बड़ा होता जा रहा हो। जितना ज्यादा यह बढ़ता गया, इसकी ग्रेविटी उतनी ही मजबूत होती गई। इस ग्रेविटी ने और भी अंतरिक्ष चट्टानों को अपनी ओर खींचा, जिन्हें उल्कापिंड कहते हैं। ये चट्टानें युवा पृथ्वी से जबरदस्त ताकत से टकराती थी। हर टक्कर से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती थी, जिससे हमारा ग्रह और ज्यादा गर्म होता गया। उस समय यह कोई शांत जगह नहीं थी, यह कॉस्मिक कॉलिजन के जरिए बन रही एक दुनिया थी। आखिर में लाखों सालों के इस कॉस्मिक कंस्ट्रक्शन के बाद हमारा ग्रह बन गया। यह पिघली हुई चट्टान का एक विशाल लाल गर्म गोला था। यह अंतरिक्ष के अंधेरे में चमकता था, अकल्पनीय गर्मी का एक आग का गोला। वहां खड़े होने के लिए कोई जमीन नहीं थी, पीने के लिए कोई पानी नहीं था और सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं थी। यह आग की दुनिया थी। अपने बचपन में एक ग्रह अपनी अविश्वसनीय कहानी के अगले चैप्टर के शुरू होने का इंतजार कर रहा था। यह हमारे घर का जन्म था, आगे आने वाली लंबी यात्रा की एक हिंसक लेकिन खूबसूरत शुरुआत। यह बदलाव की एक बहुत बहुत लंबी कहानी का सिर्फ पहला कदम था। अपने शुरुआती दिनों में हमारी पृथ्वी एक बहुत छोटे बच्चे की तरह थी जो एनर्जी से भरी हुई थी और लगातार बदल रही थी। यह आज की शांत, नीली और हरी पृथ्वी जैसी नहीं थी। इसके बजाय यह एक डरावनी जगह थी जो पिघली हुई चट्टान के एक ग्लोबल ओशन से ढकी हुई थी। कल्पना करो कि एक स्टोव पर गाढ़ा सूप का बर्तन उबल रहा हो। पृथ्वी की सतह वैसी ही दिखती थी। तापमान इतना ज्यादा था कि सॉलिड चट्टान तुरंत पिघल जाती थी। हर जगह ज्वालामुखी थे, सिर्फ कुछ पहाड़ यहां वहां नहीं, बल्कि हजारों की संख्या में। वे लगातार फटते थे, आग उगलते हुए लावा और गैस और राख के मोटे बादल आसमान में फेंकते थे। आसमान भी बहुत अलग था। वह नीला नहीं था, बल्कि धुंधला लाल नारंगी था। यह ऐसी गासों से भरा था जिन्हें हम सांस नहीं ले सकते थे, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और पानी का वाष्प। ऑक्सीजन नहीं थी, वह गैस जो हमारे और जानवरों के लिए इतनी जरूरी है। हवा मोटी और भारी थी और दबाव बहुत ज्यादा था। युवा सूरज चमक रहा था, लेकिन उसकी रोशनी घने धूल भरे वातावरण से गुजरने में संघर्ष करती थी। दिन और रात चमकते लाल आसमान और गहरी काली परछाइयों का एक नाटकीय शो था। यह सचमुच एक एलियन दुनिया थी, कच्ची, अनियंत्रित ताकत की जगह। जैसे जैसे समय बीता, एक बहुत धीमी कूलिंग प्रोसेस शुरू हुई। सोचो कि एक गर्म चाय का कप टेबल पर रखा हो। समय के साथ वह धीरे धीरे अपनी गर्मी आसपास की हवा में छोड़ देता है। उसी तरह पृथ्वी ने अपनी जबरदस्त गर्मी को अंतरिक्ष के ठंडे खालीपन में बाहर निकालना शुरू कर दिया। ये कूलिंग कोई तेज प्रोसेस नहीं थी, इसमें कई मिलियन साल लगे। जैसे जैसे सतह ठंडी हुई, कुछ पिघली हुई चट्टानें जमने लगी। इसने सबसे पहली क्रस्ट बनाई, पिघले हुए ओशन के ऊपर तैरती हुई सॉलिड चट्टान की एक पतली नाजुक परत। यह उस पतली स्किन की तरह थी जो दूध के ठंडा होने पर उसके ऊपर बन जाती है।
यह पहली क्रस्ट स्टेबल नहीं थी। यह लगातार टूट रही थी, पिघल रही थी और फिर से बन रही थी। इस नई बनी चट्टान की विशाल प्लेटें एक दूसरे से टकराती थी, पिघले हुए अंदरूनी हिस्से में वापस धकेल दी जाती थी और फिर कहीं और से ऊपर आती थी। यह एक बेचैन, अराजक समय था। पृथ्वी अभी भी अंतरिक्ष से आने वाले एस्टेरॉइड और कॉमेट्स से टकरा रही थी, जो नाजुक नई सतह में विशाल गड्ढे बनाते थे। यह पृथ्वी के बचपन के साथ एक गर्म, हिंसक, जो आने वाले बदलावों के धीरे धीरे स्टेज सेट कर रही थी। यह आग और चट्टान से घड़ी जा रही दुनिया थी। आग के पिघले हुए गोले के रूप में एक लंबे समय के बाद पृथ्वी ठंडा होती रही। यह कूलिंग हमारे ग्रह की कहानी में अगली बड़ी घटना के लिए एक जरूरी कदम था। जैसे जैसे सतह का तापमान गिरा, मोटी धुंधली एटमॉस्फेयर में कुछ जादुई होने लगा। पानी का वाष्प, जिसे लाखों सालों से अनगिनत ज्वालामुखियों ने उगला था, आखिरकार लिक्विड में बदलना शुरू कर सका। यह एक केतली से निकलने वाली भाप की तरह था, जो ठंडी खिड़की पर पानी की बूंदों में वापस बदल जाती है। बारिश के लिए हालात आखिरकार सही हो रहे थे, लेकिन यह कोई आम बारिश नहीं थी। यह एक ऐसा तूफान था जो सदियों तक, शायद हजारों सालों तक चला। यह एक जबरदस्त ग्लोबल जल प्रलय था। पानी जो इतने लंबे समय से आसमान में गैस के रूप में फंसा हुआ था, वह गिरने लगा। यह बिना रुके बरसता रहा। आसमान जो कभी चमकता हुआ नारंगी था, तूफानी बादलों से काला हो गया होगा। पानी की धाराएं पृथ्वी की क्रस्ट की नई बनी काली ज्वालामुखी चट्टान पर बरसती रही। यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा तूफान था, एक ऐसा तूफान जो हमेशा के लिए हमारे ग्रह का चेहरा बदल देगा। जैसे जैसे बारिश गिरती रही, इसने पृथ्वी की सतह के सबसे निचले हिस्सों को भरना शुरू कर दिया। पानी उन विशाल बेसिनों और क्रेटरों में इकट्ठा हो गया जो एस्टेरॉइड के प्रभावों और ज्वालामुखी गतिविधियों से बने थे। पहले छोटे छोटे गड्ढे थे, फिर बड़ी झीलें और फिर विशाल उथले समुद्र। बारिश के हर गुजरते सदी के साथ ये धाराएं, नदियां और समुद्र बड़े और गहरे होते गए। पानी बंजर चट्टान पर बहता था, चैनल और घाटियां बनाता था। ये पानी शुरुआत में खारा नहीं था, ये ताजा था, जैसे आज बारिश गिरती है। ये एक नई और ताकतवर शक्ति थी जो ग्रह को उस तरह से आकार दे रही थी जैसे आग अकेले कभी नहीं कर सकती थी। बहुत लंबे समय में पानी की ये निकाय आपस में मिल गए और बढ़ते गए। आखिरकार पहले ग्लोबल महासागर बन गए। जैसे जैसे पानी चट्टानों पर बहता गया, उसने मिनरल्स और नमक को घोला, उन्हें बढ़ते हुए समुद्रों में ले गया। इसी से महासागर खारे हुए, एक प्रोसेस जो आज भी जारी है। लिक्विड पानी का आना एक टर्निंग पॉइंट था। इसने पृथ्वी को एक सूखी, पथरीली दुनिया से नीले पानी की दुनिया में बदल दिया। इसने क्रस्ट को और ठंडा किया, क्लाइमेट को स्टेबल किया और एक नए तरह का वातावरण बनाया। ये नया पानी वाला स्टेज सबसे अविश्वसनीय घटना के लिए तैयार था, जीवन की शुरुआत। अब जब ग्रह विशाल, गर्म, उथले महासागरों से ढका हुआ था, तो अगली चमत्कारी घटना के लिए स्थितियां एकदम सही थीं। पानी रसायनों और खनिजों का एक समृद्ध सूप था जो अंतहीन बारिश से चट्टानों से बहकर आया था। ऊर्जा भरपूर थी जो ऊपर से सूरज की रोशनी, वातावरण में बिजली गिरने और समुद्र तल पर गर्मी के वेंट से आ रही थी। इस रसायन समृद्ध, ऊर्जावान वातावरण में कुछ असाधारण हुआ। पानी में मौजूद साधारण रासायनिक बिल्डिंग ब्लॉक्स एक साथ जुड़कर अधिक जटिल संरचनाएं बनाने लगे। यह एक धीमी, यादृच्छिक प्रक्रिया थी, एक कॉस्मिक लॉटरी जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के युवा समुद्रों में चलती रही। आखिरकार इन जटिल संरचनाओं में से एक ने एक उल्लेखनीय क्षमता विकसित की, वह अपनी प्रतियां बना सकती थी। यही जीवन की चिंगारी थी। यह कोई जानवर या पौधा नहीं था, यह उससे कहीं ज्यादा सरल था। पृथ्वी पर पहला जीवन एक कोशिकीय जीव था, एक इतना छोटा रोगाणु कि उसे देखने के लिए आपको एक शक्तिशाली माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी। ये सभी जीवित चीजों के महान 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 पूर्वज थे, जिनमें आप और मैं भी शामिल हैं। वे विनम्र और छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने साधारण रूपों में पूरे ग्रह का भविष्य समेट रखा था। वे समुद्र में तैरते थे, धीरे धीरे गुणा होते थे और फैलते थे। बहुत लंबे समय तक ये साधारण एक कोशिकीय जीव पृथ्वी के एकमात्र निवासी थे। लेकिन इन छोटे जीवों के एक समूह, जिसे साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है, ने एक नई और क्रांतिकारी तरकीब विकसित की। उन्होंने सूरज की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाना सीखा, एक प्रक्रिया जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यह एक शानदार आविष्कार था।
लेकिन इस प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण साइड इफेक्ट था। जब ये बैक्टीरिया अपना भोजन बनाते थे तो वे एक अपशिष्ट गैस छोड़ते थे। वह गैस ऑक्सीजन थी। पहले उनके द्वारा उत्पादित ऑक्सीजन समुद्रों में लोहे द्वारा अवशोषित हो जाती थी, जिससे पानी जंग जैसा हो जाता था और फिर समुद्र तल पर जम जाता था। लेकिन साइनोबैक्टीरिया अधिक से अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन करते रहे। लाखों वर्षों के बाद समुद्रों में लोहा समाप्त हो गया। ऑक्सीजन तब पानी से निकलकर वातावरण में जमा होने लगी। यह अधिकांश शुरुआती जीवन रूपों के लिए एक आपदा थी, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए जहरीली थी। लेकिन यह नए प्रकार के जीवन के लिए एक अद्भुत अवसर था, जो अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते थे। इस महान ऑक्सीकरण घटना ने वातावरण को पूरी तरह से बदल दिया और बड़े, अधिक जटिल जीवों के विकसित होने का मार्ग प्रशस्त किया। जीवन की पहली सांस ने अब ग्रह के चारों ओर की हवा को ही बदल दिया था। अरबों सालों तक जीवन केवल महासागरों में ही मौजूद था। जमीन तब भी एक बंजर जगह थी, खाली चट्टान और रेत से बनी थी। वहां कोई पेड़, कोई फूल और कोई घास नहीं थी। लेकिन समुद्र में मौजूद छोटे से जीवन द्वारा बनाई गई ऑक्सीजन से भरपूर एटमॉस्फेयर ने ओजोन परत नामक एक सुरक्षात्मक परत बनाई थी। यह परत पृथ्वी की सतह को सूरज की सबसे हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती थी। ओजोन परत से पहले जमीन जीवन के लिए बहुत खतरनाक थी। अब इस अदृश्य ढाल के साथ जमीन एक नई सीमा बन गई, एक नया घर जो बस उपनिवेश बनाने का इंतजार कर रहा था। जीवन अपनी अगली बड़ी चाल चलने के लिए तैयार था। पानी से बाहर और जमीन पर आने वाले पहले जीवित प्राणी साधारण पौधे थे, जो आज के मॉस और लिवरवर्ट्स की तरह थे। उनमें गहरी जड़ें या मजबूत तने नहीं थे, इसलिए उन्हें पानी के किनारे नम जगहों पर रहना पड़ता था। वे पायनियर थे, जो एक सूखी दुनिया की चुनौतियों का बहादुरी से सामना कर रहे थे। उन्हें यह पता लगाना था कि बिना पानी में डूबे पानी कैसे प्राप्त करें और पानी के उछाल के बिना खुद को कैसे सहारा दें। ये पहले छोटे हरे पैच एक क्रांति की शुरुआत थे, जो आपको पता है आखिरकार महाद्वीपों को हरे रंग से ढक देंगे। लाखों सालों में ये साधारण पौधे विकसित हुए और अधिक जटिल हो गए। उन्होंने जमीन में खुद को लंगर डालने और पानी और पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जड़ें विकसित की। उन्होंने लंबे बढ़ने और सूरज की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत लकड़ी के तने विकसित किए। उन्होंने पत्तियां भी विकसित की, जो छोटे सौर पैनलों की तरह होती है, ताकि सूरज की ऊर्जा को अधिक कुशलता से पकड़ सके। इससे फर्न का विकास हुआ और फिर बाद में विशाल पेड़ जैसे पौधों के विशाल जंगल। दुनिया अब सिर्फ भूरी और ग्रे नहीं थी, वह हरी हो रही थी। इन नए जंगलों का ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड सांस ली और भी ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ी, जिससे वातावरण और बदल गया। उनकी जड़ों ने चट्टानों को तोड़ दिया, जिससे समृद्ध मिट्टी बनाने में मदद मिली। जब ये पौधे मर गए तो उनके अवशेष दफना दिए गए और लाखों सालों में गर्मी और दबाव से कोयले में बदल गए, जिसे हम आज ऊर्जा के लिए उपयोग करते हैं। पृथ्वी अब जीवन की एक हरी चादर से ढकी हुई थी, एक जीवित, सांस लेने वाला इकोसिस्टम जिसने साहसी लोगों के अगले समूह के लिए एक नया घर बनाया। जानवर उनके लिए पानी छोड़ने और इस नई हरी दुनिया का पता लगाने के लिए मंच तैयार था। अब जब जमीन पौधों से ढकी हुई थी और हवा ऑक्सीजन से भरपूर थी, तो जानवरों ने पौधों का पीछा करते हुए पानी से बाहर आना शुरू कर दिया। सबसे पहले जमीन पर रहने वाले जानवर छोटे जीव थे, जैसे आपको पता है कीड़े, मकड़ियां और मिलीपीड। उन्हें भोजन और रहने के लिए नई जगहों से भरी दुनिया मिली। इसके तुरंत बाद कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी वाले जानवर ने यात्रा की। इनमें से पहले उभयचर थे, जो अपने अंडे देने के लिए अभी भी पानी से जुड़े हुए थे, ठीक आज के मेंढकों की तरह। लेकिन विकास, ठीक है, उसने अपना काम जारी रखा और जल्द ही सरीसृप दिखाई दिए। सरीसृपों को एक बड़ा फायदा था, वे जमीन पर खोल वाले अंडे दे सकते थे, जिसका मतलब था कि वे पानी से और दूर जा सकते थे और नए महाद्वीपों पर कब्जा कर सकते थे। इससे पृथ्वी के इतिहास के सबसे प्रसिद्ध और शानदार कालों में से एक आया डायनासोर का युग। 150 मिलियन से अधिक वर्षों तक ये अविश्वसनीय जीव ग्रह के स्वामी थे। सभी आकार और साइज के डायनासोर थे। कुछ, जैसे विशाल अर्जेंटिनोसॉरस, बसों की एक लाइन जितने लंबे थे और केवल पौधे खाते थे। अन्य
जैसे डरावना टायरानोसोरस रेक्स चाकू जैसे तेज दांतों वाले शक्तिशाली शिकारी थे। आसमान में उड़ने वाले डायनासोर थे, टेरोसौर और समुद्रों में तैरने वाले विशाल सैरिस्ट्रिप थे। दुनिया एक जंगली और शानदार जगह थी जो इन विशालकाय जानवरों से भरी हुई थी। लेकिन फिर लगभग 66 मिलियन साल पहले यह लंबा शासन अचानक और विनाशकारी अंत तक पहुंच गया। एक विशाल एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा होने का अनुमान है, जो अब मेक्सिको है, वहां पृथ्वी से टकराया। यह टक्कर दुनिया के सभी परमाणु बॉम्बों की संयुक्त शक्ति से ज्यादा शक्तिशाली थी। इसने धूल और मलबे का एक विशाल बादल वातावरण में भेजा, जो महीनों या शायद सालों तक सूरज की रोशनी को रोक दिया। सूरज की रोशनी के बिना पौधे मर गए, पौधों के बिना पौधे खाने वाले डायनासोर भूखे मर गए, और पौधे खाने वालों का शिकार करने के लिए नहीं होने पर मांस खाने वाले डायनासोर भी मारे गए। यह एक बड़े विलुप्त होने का समय था। हालांकि सभी जीवन मिट नहीं गए थे। कुछ छोटे जीव आपदा से बचने में कामयाब रहे। उनमें हमारे पूर्वज शुरुआती स्तनधारी भी थे। डायनासोर के युग के दौरान स्तनधारी ज्यादातर छोटे, शर्मीले और निशाचर थे, जैसे श्रू या चूहे। वे परछाइयों में रहते थे, खाने से बचने की कोशिश करते थे। लेकिन विशाल डायनासोर के चले जाने के बाद उनके लिए अवसरों की दुनिया खुल गई। वे परछाइयों से बाहर आ सके और नई खाली दुनिया में फल फूल सके। वे बड़े होने लगे और विविधता लाने लगे। आज हम जो अविश्वसनीय विविधता वाले स्तनधारी देखते हैं, उनमें विकसित हुए। समुद्र में व्हेल से लेकर हवा में चमगादड़ तक और पेड़ों में बंदर तक। डायनासोर के गायब होने के बाद स्तनधारियों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया। वे हर तरह के वातावरण में रहने के लिए विकसित हुए, सबसे ठंडी बर्फीली चोटियों से लेकर सबसे गर्म रेगिस्तान तक। स्तनधारियों के एक समूह प्राइमेट्स ने पेड़ों पर रहना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐसी हथेली विकसित की जो शाखाओं को पकड़ सकती थी, और आंखें जो आगे की ओर थीं, जिससे उन्हें पेड़ से पेड़ पर कूदने के लिए शानदार गहराई की धारणा मिली। लाखों सालों तक ये प्राइमेट अफ्रीका के विशाल जंगलों में रहते थे। लेकिन जलवायु फिर से बदल रही थी। दुनिया ठंडी और सूखी हो रही थी, और बड़े जंगल सिकुड़ने लगे, जिनकी जगह खुले घास के मैदानों ने ले ली, जिन्हें सवाना कहा जाता है। वातावरण में इस बदलाव ने हमारे कुछ प्राइमेट पूर्वजों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की। रहने के लिए कम पेड़ होने के कारण उन्हें जमीन पर ज्यादा समय बिताना पड़ता था। यह एक खतरनाक जगह थी जिसमें कई बड़े शिकारी थे। जीवित रहने के लिए उन्होंने एक जरूरी नया कौशल विकसित किया। उन्होंने 2 पैरों पर खड़े होकर चलना सीखा। इसे बाइपेडलिज्म कहा जाता है। सीधे चलने के कई फायदे थे। इसने उनके हाथों को भोजन, उपकरण या अपने बच्चों को ले जाने के लिए आजाद कर दिया। इसने उन्हें लंबी घास के ऊपर देखने की भी अनुमति दी, दूर से भोजन या शिकारियों को देखने के लिए। यह इंसान बनने की लंबी राह पर एक मूलभूत कदम था। अब जब उनके हाथ आजाद थे, तो इन शुरुआती इंसानों या होमिनिन्स ने कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जो किसी और जानवर ने कभी इस तरह से नहीं किया था। उन्होंने उपकरण बनाना शुरू कर दिया। शुरुआत में ये बहुत सरल थे, बस 2 चट्टानों को आपस में टकराकर बनाए गए तेज धार वाले पत्थर। लेकिन ये साधारण उपकरण एक क्रांति थे। उनका उपयोग शवों से मांस काटने, हड्डियों को तोड़कर अंदर के पौष्टिक मज्जा तक पहुंचने या जड़ों को खोदने के लिए किया जा सकता था। उपकरण बनाने और उपयोग करने की क्षमता ने उन्हें ज्यादा भोजन प्राप्त करने की अनुमति दी, और एक बेहतर आहार ने उनके दिमाग को बड़ा और अधिक जटिल बनाने में मदद की। लाखों सालों में ये शुरुआती होमिनिन्स विकसित हुए। उनके दिमाग बड़े हुए, उनके उपकरण अधिक परिष्कृत हुए, और उन्होंने आग को नियंत्रित करना सीखा। आग एक और बड़ा कदम था। इसने गर्मी, शिकारियों से सुरक्षा और भोजन पकाने का एक तरीका प्रदान किया, जिससे इसे पचाना आसान हो गया और अधिक पोषक तत्व निकले। उन्होंने भाषा भी विकसित करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें सहयोग करने, ज्ञान साझा करने और जटिल समाज बनाने की अनुमति मिली। आखिरकार मेरी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस उभरी। हम अफ्रीका से बाहर निकले, सभी महाद्वीपों में फैले, अपनी बुद्धि और अनुकूलन क्षमता का उपयोग करके दुनिया के हर कोने में जीवित रहने के लिए पृथ्वी पर एक नई तरह की चेतना आ गई थी। अरबों सालों की इस अविश्वसनीय लंबी यात्रा के बाद हम आज 2025 के पहले जुलाई को पहुंच गए हैं। अपने चारों ओर देखो। जिस दुनिया में हम रहते हैं, वह सांस रोक देने वाली खूबसूरती और अद्भुत विविधता से भरी हुई जगह है।
हमारे पास जीवन से भरे विशाल महासागर हैं, सबसे छोटे प्लवक से लेकर विशाल नीली भेल तक। हमारे पास ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, घने वर्षावन और विस्तृत रेगिस्तान हैं। लाखों अलग अलग प्रजातियों के पौधे और जानवर इस ग्रह को हमारे साथ साझा करते हैं। हर एक उस लंबी विकास की कहानी का एक अनूठा प्रोडक्ट है। यह चमत्कारों की दुनिया है, एक जीवंत और जीवित ग्रह। बहुत कम समय में, खासकर पिछले कुछ 100 सालों में, मेरी प्रजाति मानवता ने दुनिया को ऐसे तरीकों से बदला है जैसे किसी और प्रजाति ने कभी नहीं बदला। हमने बड़े शहर बनाए हैं जो रात के आसमान को रोशन करते हैं। हमने विज्ञान और तकनीक विकसित की है जो हमें बीमारियों को ठीक करने, दुनिया भर में तुरंत संवाद करने और यहाँ तक कि चंद्रमा पर यात्रा करने की अनुमति देती है। हमने सुंदर कला, संगीत और साहित्य बनाए हैं जो हमारी भावनाओं की गहराई और ब्रह्मांड की हमारी समझ को खोजते हैं। हमारी बुद्धि ने हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्रह को आकार देने की शक्ति दी है, एक ऐसी शक्ति जिसका हमारे शुरुआती पूर्वज कभी सपना भी नहीं देख सकते थे। हालांकि इस महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आई है और हमने हमेशा इसका बुद्धिमानी से उपयोग नहीं किया है। हमारे उद्योग और हमारा जीवन जीने का तरीका ग्रह की जलवायु को पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं। जीवाश्म ईंधन का जलना, जैसे कि प्राचीन पौधों से बना कोयला, बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में छोड़ रहा है, जिससे ग्रह गर्म हो रहा है। इससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम अधिक चरम हो रहा है। हमारे जंगल काटे जा रहे हैं और हमारे महासागर प्लास्टिक और अन्य कचरे से प्रदूषित हो रहे हैं। कई प्रजातियों के पौधे और जानवर अब हमारे कार्यों के कारण विलुप्त होने का सामना कर रहे हैं। तो यह वह दुनिया है जिसमें हम आज रहते हैं। यह विरोधाभासों की दुनिया है। यह अविश्वसनीय प्राकृतिक सुंदरता और उल्लेखनीय मानवीय उपलब्धि की जगह है, लेकिन यह तनाव में एक ग्रह भी है। हम पृथ्वी के लंबे इतिहास में एक अद्वितीय बिंदु पर हैं। हम पहली प्रजाति हैं जो अपने वैश्विक प्रभाव के बारे में जागरूक हुई है। हम उन समस्याओं को समझते हैं जिन्हें हम बना रहे हैं। यह ज्ञान हमें एक विकल्प देता है। हम या तो एक ऐसे रास्ते पर चलना जारी रख सकते हैं जो हमारे घर को नुकसान पहुंचाता है, या हम अपनी बुद्धिमत्ता और रचनात्मकता का उपयोग करके जीने का एक नया तरीका खोज सकते हैं। एक ऐसा तरीका जो उस प्राकृतिक दुनिया के साथ संतुलन में हो जिसने हमें बनाया है। इस लंबी अद्भुत कहानी का भविष्य अब हमारे हाथों में है। जब मैं अपने ग्रह की 4.5 अरब साल पुरानी कहानी के बारे में सोचता हूं तो मैं विस्मय से भर जाता हूं। सोचो इसने कितनी यात्रा की है। यह आग और चट्टान के गोले के रूप में शुरू हुआ। यह अंतरिक्ष से लगातार बमबारी से बचा रहा। इसे पानी के आगमन का आशीर्वाद मिला जिसने बड़े महासागरों का निर्माण किया। उन महासागरों में जीवन एक साधारण अकेली चिंगारी के रूप में शुरू हुआ। वह जीवन टिका रहा, जीवित रहा और हवा को ही बदल दिया जिसमें हम सांस लेते हैं। यह पौधों में विकसित हुआ जिसने जमीन को हरे रंग से ढक दिया और जानवरों में जो चले, तैरे और उड़े। आखिरकार इतने समय के बाद हम आ गए। हम इस लंबे और धैर्यवान इतिहास के बच्चे हैं। पृथ्वी सिर्फ एक चट्टान नहीं है जिस पर हम रहते हैं। यह हमारी मां है। इसने हमें वह सब कुछ दिया है जो हमारे पास है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं वह अरबों सालों से अनगिनत छोटे जीवों द्वारा बनाई गई थी। जिस मिट्टी में हमारा भोजन उगता है वह हजारों सालों से पौधों और कीड़ों द्वारा बनाई गई थी। जो पानी हम पीते हैं वह ग्रह के बचपन से ही बारिश, नदियों और महासागरों के जरिए घूम रहा है। हर भोजन जो हम खाते हैं, पानी की हर बूंद जो हम पीते हैं, हर सांस जो हम लेते हैं, वह पृथ्वी का एक उपहार है। जब हम इस गहरे संबंध को समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि ग्रह को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाने जैसा है। यह एक बच्चे के अपनी मां को चोट पहुंचाने जैसा है। अपनी पृथ्वी की रक्षा करना सिर्फ वैज्ञानिकों या सरकारों का काम नहीं है। यह एक वादा है जो हम में से हर एक कर सकता है। यह कृतज्ञता से पैदा हुआ एक कर्तव्य है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में छोटे सरल कार्यों से शुरुआत कर सकते हैं। हम पानी और बिजली बचा सकते हैं। हम एक पेड़ लगा सकते हैं। हम हमेशा कार का उपयोग करने के बजाय पैदल चलने या साइकिल चलाने का विकल्प चुन सकते हैं। हम सावधानी बरत सकते हैं कि हम क्या खरीदते हैं और ज्यादा कचरा न बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ये कार्य छोटे लग सकते हैं
जैसे बारिश की एक अकेली बूंद, लेकिन जैसे महान बारिश ने कभी महासागरों को भर दिया था, वैसे ही हमारे छोटे कार्य जब एक साथ जोड़े जाते हैं तो सकारात्मक बदलाव की एक बड़ी लहर बना सकते हैं। पृथ्वी हमारे साथ धैर्यवान रही है, इसने अरबों सालों तक जीवन को पाला है। अब इसे हमारी मदद की जरूरत है। अब हमारी बारी है कि हम इस खूबसूरत घर के रखवाले, संरक्षक बने। हमें यह अपने लिए करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीना जारी रख सकें। हमें यह उन लाखों अन्य प्रजातियों के लिए करना चाहिए जो इस ग्रह को हमारे साथ साझा करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें यह उन बच्चों के लिए करना चाहिए जो हमारे बाद आएंगे, ताकि उन्हें भी आश्चर्य, सुंदरता और जीवन से भरी दुनिया विरासत में मिल सके। आइए हम अपनी माँ पृथ्वी से एक वादा करें, उससे प्यार करने का, उसका सम्मान करने का और आने वाली सभी पीढ़ियों के लिए उसकी रक्षा करने का।